आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हम लोग का चैप्टर पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्लास 9 सीबीएसई का ये चैप्टर। अब हम लोग ने जब लास्ट क्लास में मैंने एंड किया था, तो मैंने वहां पे तुम लोग को ये बताया था कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है, ये तीन चीजें जरूरी है हमारे सेल के लिए। ठीक है, मतलब मैंने ये चीज बोली थी, जितने भी सेल्स हैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितने भी सेल्स है, जितने भी पूरी, चाहे वो कैसे भी हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, कैसे भी सेल्स हो, ठीक है, सब में क्या होता है, ये तीन चीजें होना मैंडेटरी है। ठीक है, इसके अलावा और चीजें एडिशनली हो सकती है, बट ये तीनों चीजें होना उसमें मैंडेटरी है, होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब आज हम लोग क्लास में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक है, उसके जो जब सेल्स के सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें कैसे मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, ये सब चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक, सबसे पहले अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो जितने भी हम लोग के सेल्स है सब में प्रेजेंट होती है। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? हम लोग इसको बोल सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। इसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। ठीक, दूसरी चीज हम लोग ये क्या बोल सकते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो ये कैसी होती है, एक डबल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल लेयर नहीं होती है, डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या बात करूं कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, किस चीज की बनी होती है? ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स मतलब क्या? वो फॉस्फोरस और लिपिड्स की बनी हुई होती है। ठीक है, अब क्या होती है, ये एक सेमी परमिएबल या एक सिलेक्टिवली सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सॉरी, ये एक सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ चीजें थी। अब ऐसा कौन सा मॉडल था या ऐसे कौन सा कॉन्सेप्ट का था जिसके थ्रू हम लोग को इसके बारे में पता चला? ठीक है, एक मॉडल है जिसका नाम होता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल था। इस मॉडल के बेसिस पे हम लोग को इसका स्ट्रक्चर, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये पता चला था। अब हम लोग कैसा कैसा दिखता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, देखो हम लोग ने इन जनरल ये पढ़ा है, हम लोग ने इन जनरल ये समझा है कि अगर मान लो हमारा सेल है, तो मान लो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक, वो कैसे दिखेगा? कुछ इस टाइप से सेल होगा, अंदर उसके न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन फाइबर्स और कुछ ऑर्गेनेलीज होगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा सेल होता है। यहीं पे अगर मैं ये बात करूं कि ये जो मेम्ब्रेन है, यही तो होती है सेल मेम्ब्रेन, ये होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। अब अगर मैं इस मेम्ब्रेन को एक फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो दिया गया था उसके बेसिस पे अगर बात करूं, तो वो दिखता कैसा है? कुछ ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। ये कैसी, क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है? ये जो स्ट्रक्चर मैं शो कर रही हूँ, ये कैसा होता है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है। ठीक, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ये दो साइंटिस्ट थे, निकोलसन और स्टाहर, उन्होंने बताया था। निकोलसन मेन थे, इन्होंने बताया था। कौन सा दिया था? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था। ठीक है, उनके हिसाब से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये पहली मेम्ब्रेन और ये दूसरी मेम्ब्रेन है। तो खुद सोचो, अगर मान लो मैं इस सेल को एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, तो ये कुछ ऐसे बने। देखना ध्यान से। ठीक है, ये ऐसे, यही जो ऊपर की सिंगल लेयर है, वो एग्जैक्टली अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखूं, तो वो कुछ इस तरह तरह से हम लोग को दिखेगी। ठीक है, ये वैसे ये क्या है, एक अगर हम लोग नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं, तो वैसे हम लोग इसे कैसे बनाते हैं?
एज अ सिंगल लेयर बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होती है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, हम लोगों ने देख लिया। डबल मेम्ब्रेन होती है, कैसी होती है डबल मेम्ब्रेन, हम लोगों ने ये भी देख लिया। बनी किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोरस और लिपिड की बनी हुई होती है, ठीक है। जो इसका ये ऊपर वाला ये चीज होती है फॉस्फोरस का होता है, जो टेल होती है लिपिड्स की होती है। फिर ये कैसी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसको बस मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल की, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल वो मॉडल था जिसके थ्रू हमें पता चला कि हम लोग की ये लेयर कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ठीक। आगे अगर मैं बात करूं कि हम लोग को नेक्स्ट ये समझना है कि अगर मैं बात करूं कि परमेबिलिटी क्या होती है, अगर मैंने बोला कि परमेबिलिटी क्या होती है, ठीक। तो किसी भी मेम्ब्रेन, कोई भी अगर हमारे पास मेम्ब्रेन है, कोई भी मेम्ब्रेन है, तो वो उसकी परमिएबिलिटी कैसी हो सकती है, वो किस कैसे कैसे परमिएबल हो सकती है, ये हम लोग को समझना है, ठीक है। तीन टाइप का होता है परमिएबिलिटी, जो होती है वो हम लोग की तीन टाइप की होती है। एक मिनट, ठीक है। परमिएबिलिटी क्या होती है, हम लोग तीन टाइप के बेसिस पे बता सकते हैं कि कौन कितना परमिएबल होता है, ठीक। हम लोग के पास सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, और भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि परमेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग चीजों को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या हुआ, या तो वो चीज फुल्ली परमिएबल हो, क्या हो, फुल्ली परमिएबल हो, ठीक है। या वो चीज क्या हो, सेमी परमिएबल हो, ठीक। या वो चीज क्या हो, नॉट परमिएबल। अभी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ ये चीज समझाऊंगी, ठीक है। पहले हम लोग ने ये समझा कि कोई भी मेम्ब्रेन, जो पहली बात तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होती, और भी टाइप की मेम्ब्रेन होती है। कोई भी मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबिलिटी तीन टाइप में शो कर सकती है, या तो वो फुल्ली परमिएबल होगा, या सेमी परमिएबल होगा, या नॉन परमिएबल होगा। अगर वो चीज फुल्ली परमिएबल है, इसका मतलब ये क्या कर रही है, अगर मैंने कहा कि कोई चीज फुल्ली परमिएबल है, इसका मतलब इट अलाउज all the substance to pass through it। क्या मतलब हुआ मेरी इस बात का, मेरी इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर मैं ये चीज कह रही हूँ कि कोई मेम्ब्रेन परमिएबल, मतलब वो कैसी कैसी चीजों को अपने से थ्रू पास कर सकती है, ठीक। तो अगर मैंने कहा कोई चीज कितनी परमिएबल है, तो इस चीज का मतलब ये हुआ कि वो कौन कौन से सब्सटेंस को अपने से थ्रू पास करने दे रही है, ठीक। तो फुल्ली परमिएबल का मतलब क्या हुआ, ये सारे सब्सटेंसेस को अपने से पास करने देती है। सेमी मतलब क्या होता है, हाफ, आधा, ठीक है, या कुछ पार। तो सेमी परमिएबल मतलब इट allows only selected substance to pass through it। मतलब ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को अपने से थ्रू पास करने देती, इसीलिए सेमी परमिएबल को हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तीसरी चीज, इसे नॉन परमिएबल भी बोला जाता है। नॉन परमिएबल मतलब इट डू नॉट allow any substance to allow any substance to pass through it। मतलब ये किसी भी सब्सटेंस को अपने से थ्रू पास करने नहीं देता है। अब इन तीनों का मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो तुम लोग के पेरेंट्स क्या गए हो, बाहर गए, मान लो तुम लोग के पेरेंट्स बाहर गए, उन्होंने तुम लोग से कहा कि किसी को अपने घर में एंट्री नहीं देनी, किसी को भी अपने घर में एंट्री नहीं देनी। तुम लोग ने उनकी बात बहुत अच्छे से मान ली, ठीक है। लेकिन मान लो तुम लोग थोड़ा लापरवाह हो गए और उन्होंने गेट पूरा खोल दिया, ठीक है। तुम लोगों ने कहा हाँ हम बात मान लेंगे, फिर तुम लोग लापरवाह हो गए, तुम लोगों ने पूरा गेट खोल दिया, ठीक है। तो क्या है, कोई भी आना चाहे एंटर कर पाएगा, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो, तो चाहे जिसे तुम जानते हो वो भी आ जाएगा, जिसे तुम नहीं जानते वो भी आ जाएगा। ये होता है फुल्ली परमिएबल। तुम जिसे जानते हो वो भी अंदर आ रहा है, तुम जिसे नहीं जानते वो भी अंदर आ रहा है, कोई जानवर भी आ रहा है, कोई इंसान भी आ रहा है, कोई भी अंदर आ जा रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ, सेमी परमिएबल हुआ, सॉरी फुल्ली परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब कि
जिसे तुम जानते हो। अब ऐसा तो होगा नहीं कि तुम लोग के मम्मी पापा ने कहा है कि तुम लोग किसी को नहीं आने दोगे तो तुम लोग फिर मम्मी पापा को भी नहीं आने दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो क्या हुआ कि मान लो जैसे तुम लोग की मम्मी पापा ने कहा कि तुम अब किसी को अंदर नहीं आने देना, तो उन्होंने क्या किया, जिसे तुम नहीं जानते होगे उसे नहीं अंदर आने दोगे, जिसे तुम नहीं जानते होगे उसे अंदर नहीं आने दोगे, जिसको जानते होगे उसको तो अंदर आने दोगे ना गेट के। तो ये होता है सेमी परमिएबल, कि जिसे जानो उसको अंदर ले लो, जिसे नहीं जानो उसको अंदर मत लो। समझ में आई मेरी बात। दूसरी चीज होती है नॉन तीसरी चीज होती है नॉन परमिएबल। नॉन परमिएबल मतलब कि एकदम दरवाजा बंद कर दिया है, मम्मी पापा भी आने की बात करें तो हम उन्हें भी नहीं आने दे रहे, ये क्या हो गया, नॉन परमिएबल हो गया, मतलब किसी को भी अंदर नहीं आने देना, ये हुआ हमारा नॉन परमिएबल। ठीक, तो परमिएबिलिटी किसी मेम्ब्रेन की हम लोग इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि वो कैसे कैसे सब्सटेंसेस को पास करने देता है। अगर वो अलाउ कर रहा है हर टाइप के सब्सटेंस को अपने से पास करने का, तो वो क्या हुआ, फुल्ली परमिएबल, पूरा दरवाजा खुला है, जिसको आना है आए, ठीक है, हम मना नहीं करेंगे। सेमी परमिएबल मतलब कि जिनको जानो, सिलेक्टेड चीजें, जिनको जानते उनको बस आने दोगे। सेमी का मतलब क्या हुआ, कुछ चीजें, ठीक है। नॉन परमिएबल मतलब किसी को भी नहीं अलाउ करना अंदर आने के, ठीक। ये होती है हम लोग की परमिएबिलिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो हम लोग की सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या है, हम लोग ने अभी समझा, जो हम लोग की सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, ये होती है सेमी परमिएबल। जो हम लोग की सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, सेमी परमिएबल। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को अपने से थ्रू पास करने देती है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यही समझा कि सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब वो कुछ ही चीजों को अपने के से थ्रू पास करने देगी, ठीक। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड और भी चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या समझना है हम लोगों को कि परमेबिलिटी के बेसिस पे कैसे ट्रांसफर, हम लोग यहाँ पे यही समझे ना, परमेबल का मतलब क्या हुआ, वो ट्रांसफर करेगा चीजों को, तो कैसे और क्या क्या चीजों का ट्रांसफर हो सकता है ये हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास, हाँ, सबसे पहले होता है हमारे पास डिफ्यूजन। सबसे पहले क्या समझिए हम लोग को, डिफ्यूजन समझना, कि एग्जैक्टली डिफ्यूजन होता क्या है, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा कि डिफ्यूजन, तुम लोग ने सबने बचपन से डिफ्यूजन समझा है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ फिर मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ। तुम लोग को सबको डिफ्यूजन पता है क्या होता है, ठीक, प्रोसीजर तुम लोग को पता है, बस क्या है ये समझना है हम लोग को कि एनिमल्स में या प्लांट्स में या सेल्स में ये चीज कैसे हो पा रही है, ठीक। डिफ्यूजन मतलब होता है द प्रोसेस इन विच all the substance move from the area of, नहीं एरिया नहीं लिखते हैं, फ्रॉम द रीजन ऑफ लिखते हैं, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट to the region of lower concentration when they are in direct contact, ठीक। तो यहाँ हम लोग ने क्या समझा कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या हो रहा हो, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता हो, को जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, हमारे जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, कोई भी सब्सटेंसेस हो, वो हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो। इसमें हम लोग को तीन, इस डेफिनेशन में साथ में डेफिनेशन भी याद करवाने की कोशिश करती हूँ कि अगर इसकी डेफिनेशन याद करने की कोशिश की जाए तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, भाई डिफ्यूजन एक प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑल सब्सटेंसेस का मतलब चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, कोई भी गैस हो कोई भी लिक्विड हो कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक, ऑल सब्सटेंसेस, यहाँ हम लोग स्पेसिफाई नहीं करेंगे हम किस सब्सटेंस की बात करें, वो किसी हाई कंसेंट्रेशन मतलब जहां उसकी वैल्यू या उसका अमाउंट ज्यादा है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ अगर मूव कर रहा होगा, ठीक, और कैसा कॉन्टैक्ट हो उनका, डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट हो, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक। इस चीज को हम लोग कुछ ऐसे मैं शो कर सकती हूँ, ठीक। अगर मान लो मेरे पास एक ये कंटेनर है,
ये क्या है, कंटेनर है, ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, एक सेकंड, ये क्या है, कंटेनर बी है, ये ए है और ये क्या है, बी है। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया है, कनेक्ट करके रख दिया। ठीक, ए में अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा ए में ज्यादा पानी, ठीक है, बी में मैंने बोला कि बी में कम पानी। अब अगर कॉमन सेंस लगाओ, अगर दो हमारे पास कंटेनर्स है, एक में ज्यादा पानी है एक में कम पानी है, ठीक है, और हमने उनको क्या कर दिया, डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, खुद आंसर दो तुम लोग। ए से बी की तरफ मूव करेगा, करेगा ना, ए से बी की तरफ मूव। क्यों, क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा है यहाँ पानी कम है, पानी ज्यादा होने का मतलब यहाँ हाईर कंसेंट्रेशन। मैं फॉर एग्जाम्पल पानी की बात करी, हो सकता है यहाँ शुगर का सोल्यूशन हो, ठीक, शुगर का सोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, कोई और लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। यहाँ हाईर कंसेंट्रेशन है और यहाँ क्या है, लोअर कंसेंट्रेशन, तो बिना कोई एनर्जी का यूज हुए ए से बी की तरफ चीजें मूव करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक, ये हमारा डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन में हम लोग को बस इतना ही समझना होता है। अगर तुम लोग को डिफ्यूजन समझ में आ गया है तो नेक्स्ट चीज भी तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। नेक्स्ट चीज क्या है हम लोग का, कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। ये बात समझ लो कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कुछ तो सिमिलरिटीज होती हैं। अगर डिफ्यूजन याद हो गया है, समझ में आ गया है, तो ऑस्मोसिस बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ऑस्मोसिस की, तो जैसा हम लोग का हुआ था कि हम्म अगर मैं बोलूं यहाँ पे ऑस्मोसिस में, तो डिफ्यूजन में हमने क्या बोला कि एनी सब्सटेंस, यहाँ लिख दे रही हूँ कि मैंने डिफ्यूजन में क्या बोला, एनी सब्सटेंस या ऑल सब्सटेंस जब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करे डायरेक्ट कांटेक्ट पे, यही हमने बोला था डिफ्यूजन में। ऑस्मोसिस में देखो, अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये कोई एनी सब्सटेंस कुछ और नहीं, वाटर है, क्या है, वाटर है, एनी सब्सटेंस, ये जो कोई भी सब्सटेंस है, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि वाटर है, और ये क्या कर रहा है, ये हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ही मूव कर रहा है। ठीक है, और कब मूव कर रहा है, जब उनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो, जब क्या हो, उनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो, तभी ऐसा पॉसिबल है ऑस्मोसिस में। ठीक, तो ऑस्मोसिस में मैंने पहली चीज क्या बोली, मैंने ऑस्मोसिस में पहली चीज बोली कि डिफ्यूजन के देखो जैसे पॉइंट लिखे थे वैसे, कि एनी सब्सटेंस की जगह वाटर हो गया है। ये पॉइंट कॉमन है कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन होगा। डिफ्यूजन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, सेमी परमिएबल, इसमें ऑस्मोसिस में क्या हो जाता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है। तो अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं, अगर मैं चाहूं कि मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, ध्यान से देखना मेरी बात। ठीक है, अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इट इज द प्रोसेस प्रोसेस इन विच इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर, क्या हमने स्पेसिफाई कर दिया था, वाटर मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द एरिया, नहीं सॉरी, area of higher from the region of higher concentration to the region of lower concentration when they are separated by semi permeable मेम्ब्रेन। ठीक, तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, अभी हम लोगों ने ये समझा कि अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जो था वो स्पेसिफाई कर दिया मैंने कि वो कोई भी सब्सटेंस और कुछ नहीं है,
वो कोई भी सब्सटेंस हमारा क्या है? ठीक, वो कोई भी सब्सटेंस और कुछ नहीं है, वो कोई भी सब्सटेंस हमारे लिए पानी है। वो कोई भी सब्सटेंस हमारे लिए क्या है? पानी है। ठीक, तो हमने क्या बोला कि जब वो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ चीजें मूव कर रही हो, जहां वाटर हो वहां हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ चीजें मूव कर रही हो, कब? जब वो सेपरेट हो बाय सेमी परमिबल मेम्ब्रेन। एग्जाम में तुम लोग को यही डेफिनेशन लिखनी है, बट याद करने के लिए मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि पॉइंट वाइज चीजों को याद रखो, इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर के लिए स्पेसिफाइड प्रोसेस होता है जब हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में चीजें जा रही हो, और वो कैसे सेपरेटेड हो? बाय सेमी परमिबल मेम्ब्रेन सेपरेटेड हो, तभी ऑस्मोसिस होती है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं वही कंटेनर वाइज जैसे मैंने बनाया था वो पिछले डिफ्यूजन में वैसा बनाओ, तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक, बीच में क्या हो रही है? बीच में मान लो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ रही है। अब अगर यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन में चीजें, यहाँ पे लोअर कंसेंट्रेशन में, तो यहाँ से यहीं पे चीजें मूव करेंगी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ऐसे बना दो अगर मैं, कि बीच बीच में शुगर के भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो यहां से यहाँ पे सिर्फ कौन जाएगा? पानी जाएगा। शुगर यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी समझा, क्या समझा हम लोगों ने अभी? हम लोगों ने अभी समझा कि पानी मूव कर सकता है इधर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। शुगर जो होगा वो इधर मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक ऑस्मोसिस हो रही है। ऑस्मोसिस कैसे पता लगाएंगे हो रही? क्योंकि यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं हम लोग। समझ में आई मेरी बात? ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट था ऑस्मोसिस का। अब नेक्स्ट चीज अगर हम लोग बात करें तो ऑस्मोसिस जो होती है, ऑस्मोसिस जो होती है वो क्या होती है? दो टाइप की होती है। ऑस्मोसिस जो होती है वो कैसी होती है? दो टाइप की होती है। ठीक, हाँ, ऑस्मोसिस मैंने क्या बोला कि दो टाइप की होती है। पहली क्या होती है? पहली होती है एक्सो ऑस्मोसिस। दूसरी क्या होती है? एंडो ऑस्मोसिस। मैंने पिछले टर्न पे भी, पिछली क्लास में भी बोला था तुम लोगों से कि हमेशा बायोलॉजी में टर्म्स को तोड़ तोड़ के पढ़ो। ठीक, तो अगर मैं इस चीज को तोड़ने की कोशिश करूं, ठीक, तो इसको अगर मैं तोड़ू तो दो वर्ड क्या बनेंगे? एक बनेगा एक्सो, दूसरा क्या बनेगा? ऑस्मोसिस। इसमें क्या बनेगा? एक बनेगा एंडो और दूसरा क्या बनेगा? ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है? एक्सो ऑस्मोसिस मतलब सिंपली इतना है कि इट इज द process in which water move outside the cell। भाई सिंपल है। एक्सो मतलब क्या हुआ? अगर मान लो हमारा ये सेल है, इससे बाहर एग्जिट कर रही है। एक्सो मतलब हमें हमेशा बताती हूँ एग्जिट कर रहा है कोई चीज, तो इसका मतलब सेल से बाहर कोई चीज आ रही है। कैसे आ रही है? ऑस्मोसिस की। और कोई नहीं, सिर्फ वाटर ही बाहर आ सकता है। और अगर वाटर अंदर से बाहर जा रहा है, इसका मतलब अंदर हायर कंसेंट्रेशन होगा पानी का, और नीचे बाहर क्या होगा? लोअर कंसेंट्रेशन हो जाएगा पानी का। अगर मैं एंडो की बात करूँ तो एंडो कैसे याद करो? एंटर कर रहा है कोई चीज। इसका मतलब क्या? अगर मान लो ये मेरे सेल है, बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है, इसका मतलब बाहर वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा और अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन कम होगा। भाई यही तो मैंने ऑस्मोसिस में अभी तक समझा कि मूवमेंट किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ पानी का होगा। कहाँ से कहाँ होगा? जहां हायर कंसेंट्रेशन है वहां से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। अगर मैंने बोला कि एक्सोऑस्मोसिस हो रही है, एक्सोऑस्मोसिस मतलब कि अंदर से कोई चीज बाहर जा रही है, सेल के अंदर से कोई चीज बाहर जा रही होगी, इसका मतलब क्या हुआ? कि अंदर क्या होगा? पानी ज्यादा होगा और बाहर क्या होगा? पानी कम होगा। ठीक, एंडोऑस्मोसिस का मतलब सिंपली कितना होगा? कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है। बाहर से अंदर आने का मतलब है बाहर उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा और अंदर उसका कंसेंट्रेशन कम है। मैंने यहाँ पे टर्म ऑस्मोसिस यूज कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वाटर होगा। ठीक है, इतना सिंपल सी बात थी। तो एंडोऑस्मोसिस में क्या लिखेंगे? इट इज द प्रोसेस इन विच इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर मूव इनसाइड द
सेल। सिंपल सी बात है, समझा भी दिया मैंने और लिखवा भी दिया मैंने। ये हम लोग के ऑस्मोसिस की बात थी। अब क्या होता है कि हम लोग ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि हम लोग ने स्टार्टिंग में ये कहा था कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में चीजों को समझेंगे। क्या समझेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में चीजों को समझेंगे। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हम लोग ने समझ लिया। अब अगर हम लोग बात करें कि कैसा ऐसी कंडीशंस कैसे बनती हैं, ऐसी कंडीशंस कैसे बनती हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग, चीजों को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला कि ऑस्मोसिस दो टाइप का, एक्सो ऑस्मोसिस हुआ और एंडो ऑस्मोसिस हुआ, है ना। ये चीज मैंने बोली। मैंने फिर एक और चीज ये बोली कि, एक सेकंड, मैंने बोला कि अगर चीजें हैं, देखो, तीन कंडीशंस की बात करूंगी मैं अभी यहाँ पे तुम लोग के साथ, कि अभी हम लोग ने जो बात की यहाँ पे कि चीजें मूव करती हैं, कैसे क्या मूव करती हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग समझ रहे थे। हम्म देखो, कैसे बाहर कंसंट्रेशन हाइयर होगा। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज प्रेजेंट हो सकती है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन हाई कर सकते हैं हम लोग, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन लो कर सकते हैं। कुछ ऐसा हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे। ठीक, अगर मैंने ये बोल दिया कि देखो, एक चीज होती है, एक टर्म होता है टोनिसिटी। ये टर्म नहीं है तुम लोग के में, बट आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये चीज है। टोनिसिटी मतलब क्या होता है कि रिलेटिव कंसेंट्रेशन। क्या हुआ? रिलेटिव कंसेंट्रेशन। रिलेटिव कंसेंट्रेशन, यहाँ हम लोग कंसेंट्रेशन के टर्म से बात करें, इसलिए मैंने बोला रिलेटिव कंसेंट्रेशन। तुम लोग ने ये बेसिक हमेशा से समझा है कि अगर मैं किसी चीज को कंपेयर करूंगी तो किसी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करूंगी ना। खुद सोचो, अगर मैं बोलूँ कि तुम लंबे हो, तुम लंबे हो, तो किसी के रिस्पेक्ट में तुम लंबे होगे और कोई चीज के रिस्पेक्ट में तुम छोटे होगे, है ना। किसी इंसान या किसी चीज के रिस्पेक्ट में तुम लंबे होगे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता तुम दुनिया में सबसे लंबे हो, ये नहीं पॉसिबल है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा रिलेटिव मेजरमेंट करते हैं। अगर मैंने बोला कि वो तेज भाग रहा है, वो तेज किसी और के रिस्पेक्ट में भाग रहा होगा, किसी से हो सकता है वो धीरे भी भाग रहा हो। ठीक, तो ये चीज है। मैंने ये नहीं कहा कि तुम सबसे तेज हो, मैंने कहा तुम तेज भाग रहे हो, तो इसका मतलब तुम किसी के रिस्पेक्ट में तेज भाग रहे हो। तो टोनिसिटी वही होती है कि रिलेटिवली अगर हम चीजों को कंपेयर करें तो हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक, तो टोनिसिटी में पहली चीज होती है आइसोटोनिक। पहली चीज क्या होती है? आइसोटोनिक। दूसरी चीज क्या होती है? हाइपरटोनिक। तीसरी चीज क्या होती है? हाइपोटोनिक। एक चीज याद रखना, ये जो टॉपिक होता है, ये टॉपिक बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। बट मैं हमेशा ट्रिक वाइज इस चीज को याद करवाती हूँ और समझाती हूँ, तो जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। आइसो मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड। हमेशा वर्ड को समझो, आइसोलेटेड। ठीक है, या सिमिलर होना, आइसोलेटेड होना या सिमिलर होना, ये इसका जनरल मीनिंग है। तो अगर मैंने बोला कि कोई कंसेंट्रेशन आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक कोई कंसेंट्रेशन नहीं कह सकते, कोई सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहले अगर हम लोग देखने की बात करें, तो अगर मान लो ये मेरा सेल है, अगर मान लो ये मेरा सेल है, आइसोटोनिक होने का मतलब है कि जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर है उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर है, क्योंकि हम लोग ऑस्मोसिस की बात करेंगे ना यहाँ पे, इस वजह से। तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेसिस पे बात करती हूँ। मान लो अंदर 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वाटर की, और बाहर भी 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वाटर के। तो अगर मान लो दो मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल्स बाहर भी जा रहे होंगे पानी का। इनका नेट मूवमेंट क्या हुआ? इनका नेट मूवमेंट क्या हुआ? जीरो हुआ। ओवरऑल तो ये कोई नेट मूवमेंट कर नहीं रहे, किसी एक डायरेक्शन, जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर जा रहा है। ये क्या हुआ? आइसोटोनिक कंडीशन है। आइसोटोनिक कंडीशन का मतलब होता है कि जब अंदर, सेल के अंदर और बाहर क्या हो, कंडीशन सेम हो। समझ में मेरी बात आई? जब सेल के अंदर और बाहर कंडीशन सेम हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे केस में नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, या अगर हो भी रही है तो कोई नेट मूवमेंट डू नॉट टेक प्लेस, ऐसा हम लोग बोलते हैं। आइसोटोनिक तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। यहां क्या वर्ड आया? हाइपर। अगर मैं इस वर्ड को तोड़ू तो ये क्या हुआ? हाइपर। ये क्या हुआ? टॉनिक। टॉनिक मतलब सिंपल टोनिसिटी। हाइपर का मतलब, देखो, सिंपल भाषा में समझते हैं हम लोग चीजों को, भाई हम लोग नॉर्मल नॉर्मल जो बातें हम लोग बोलते हैं उसके रिस्पेक्ट में चीजों को समझते हैं।
हाइपरटोनिक मतलब क्या होता है कि पहले बताओ हाइपर मतलब क्या हो, अगर मैं बोल रही हूँ कि सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, तो हाइपर का मतलब क्या हुआ, एंग्री होना। हाइपर का मतलब देखो ये सिर्फ मेरा याद करने का तरीका है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि जिसकी वजह से नाम रखा गया हो। बस मैंने याद करने का एक रिलेटेबल चीज बनाई, मुझे पहले अपने टाइम पे नहीं याद होता था, तो बस मैंने तरीका बनाया था याद करने का। हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि कोई गुस्सा कर रहा है, कोई गुस्सा करता है तो वो अपना गुस्सा सामने वाले पे निकालता है कि नहीं निकालता है। तो इसका मतलब वो कोई चीज, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक्सो ऑस्मोसिस पढ़ी थी, एक्सो मतलब बाहर निकाला, इसका मतलब वो कोई चीज एक्सो कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, बाहर निकालना है अपने में से। भाई हाइपर, हाइपर मतलब गुस्सा होना, जो इंसान गुस्सा करेगा वो अपना गुस्सा किसी पे निकालेगा, तो क्या हुआ, एक्सो मतलब बाहर निकालना हो गया। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैं बोल रही हूं कि कोई सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, अगर मैंने बोला कि कोई सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, मतलब वो कैसा शो करेगा, ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस शो करेगा। सिंपल सी बात है। ये सब हम लोग ने क्या बोले थे, ये सब हम लोग ने सॉल्यूशंस के बारे में कहा था कि अगर कोई फला सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, तो वो या तो आइसोटोनिक होगा, या तो हाइपरटोनिक होगा, या तो हाइपोटोनिक होगा। अगर वो आइसोटोनिक है तो वो कैसे ऑस्मोसिस करेगा, मैंने बता दिया, कोई ऑस्मोसिस नहीं करेगा, जितना मूवमेंट अंदर होगा पानी का उतना ही बाहर होगा। अगर वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, तो कैसी ऑस्मोसिस होगी। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है ये अभी मैं समझाऊंगी। तो अगर कोई पहला पॉइंट तुम लोग को याद रखना कि हाइपरटोनिक, हाइपर वर्ड आ रहा है, हाइपर मतलब एंग्री, एंग्री मतलब कोई चीज बाहर निकालेगा, तो एक्सो मतलब एग्जिट हो रही कोई चीज, तो ये कैसा ऑस्मोसिस करेगा, एक्सो ऑस्मोसिस। तुम लोग को खुद पता है, खुद तुम लोग मुझे आंसर दे सकते हो कि एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होगा, सेल के अंदर से कोई भी चीज बाहर आ रही होगी, सेल के अंदर से कोई चीज बाहर आ रही है, मतलब वो कोई चीज नहीं, मतलब वाटर अंदर ज्यादा होगा और बाहर क्या होगा, वाटर कम होगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, जैसे ये सेल कैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कंसेंट्रेशन कम हो, और कोई और अगर सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब शुगर भी हो सकती है, सॉल्ट भी हो सकती है, कोई भी चीज होती है, उसका कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। खुद सोचो, अगर मान लो ये कोई कंटेनर है, कोई कंटेनर है, उसमें, एक सेकेंड, अगर मैंने बोला कि ये कोई कंटेनर है, उसमें पानी कम है, उसमें पानी कम है और कोई सॉल्यूट साथ में, तो इसका ऑब्वियस है मतलब उसका मतलब उसका सॉल्यूट ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज बोल रही हूँ, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं यहाँ पे ये चीज बोल रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा पहला पहला पॉइंट तुम्हें क्या याद रखना है, कि अगर हाइपरटोनिक वर्ड आया तो इससे हाइपर याद रखो। ठीक, क्या याद रखो, हाइपर। हाइपर का मतलब एंग्री होना, एंग्री मतलब वो कोई चीज अपने से एग्जिट बाहर निकाल रहा होगा। एक्सोऑस्मोसिस मतलब इसका मतलब वो कर रहा होगा। एक्सोऑस्मोसिस करने का मतलब हुआ कि अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा और बाहर वाटर का कंसेंट्रेशन कम होगा। अंदर वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है अंदर अंदर जो होगा वो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम होगा, बाहर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर का कंसेंट्रेशन कम हो और सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो। पॉइंट समझ में आया क्या, कि पहले हाइपर का मतलब एंग्री, एंग्री का मतलब एग्जिट करना कोई चीज, मतलब वो एक्सोऑस्मोसिस कर रहा होगा। एक्सोऑस्मोसिस तुम सब समझ दो कि एक्सोऑस्मोसिस में होता क्या है। नेक्स्ट चीज, हाइपोटोनिक अगर अच्छे से समझ गए हो तो हाइपोटोनिक उसका जस्ट अपोजिट हुआ। हाइपो मतलब क्या कर रहा होगा वो, एंडोऑस्मोसिस कर रहा होगा। ठीक, हाइपोटोनिक मतलब वो एंडोऑस्मोसिस कर रहा होगा। एंडोऑस्मोसिस मतलब तुम सबको पता है कि बाहर से कोई चीज अंदर, कोई चीज नहीं सॉरी, वाटर को अंदर नहीं, इसका मतलब बाहर वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा और अंदर वाटर कंसेंट्रेशन कम होगा। अगर बाहर वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा मैं बोली हूँ, इसका मतलब बाहर जो होगा सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम होगा और अंदर क्या होगा, सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। लेकिन सॉल्यूट का मूवमेंट हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कैसी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हायर कंसेंट्रेशन से चीजें लोअर कंसेंट्रेशन में जाती हैं, तो फिर क्यों यहाँ पे सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे सॉल्यूट का मूवमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे ऑस्मोसिस की बात की है, और ऑस्मोसिस में हमेशा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जहां भी यूज होगी वहां पे सिर्फ और सिर्फ वाटर का मूवमेंट होगा। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्चुअल तरीके से और एक दो ट्रिक की मदद से मैंने तुम लोग को चीजों को समझाने की कोशिश की है।
हमारी ट्रिक मैंने कहा लगाई, सिर्फ और सिर्फ ऐसी ट्रिक लगाई जिसमें तुम लोग कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं याद करनी पड़ेगी, सिर्फ वर्ड की मीनिंग समझ के तुम लोग चीजें याद कर सकते हो। हाइपर मतलब एंग्री, एंग्री मतलब एक्सो, एग्जिट करना, मतलब वो एक्सोऑस्मोसिस कर रहा होगा। एक्सोऑस्मोसिस में होता क्या है कि पानी जो पानी होता है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा होता है। मैंने सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में भी चीजों को बता दिया, कुछ कुछ बुक्स में कभी कभी सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में भी चीजें लिखी होती हैं इस वजह से। हाइपोटोनिक मतलब हुआ एंडोऑस्मोसिस करना, मतलब बाहर से जो भी चीज होगी वो अंदर की तरफ मूव कर रही होगी। इतने पार्ट में मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। ये हम लोग ने अब जाके पूरी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, इतनी चीज हम लोग की सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में थी। नेक्स्ट चीज हम लोग का क्या होता है कि सेल वॉल क्या होती है। ठीक, अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट अब खत्म हो गया, अब अगर मैं ये बात करूं कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल, पहली बात तो सारे जितने भी टाइप के सेल्स होते हैं सब में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। जितने भी टाइप के सेल्स होंगे जरूरी नहीं है कि सबके पास क्या प्रेजेंट हो, सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकता है किसी के पास प्रेजेंट हो ना, और हो सकता है किसी के पास ना भी प्रेजेंट हो। ठीक, तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो हम लोग जानते हैं जिनके पास सेल वॉल होती है, ऐसे कौन कौन से सेल है जो हम जानते हैं जिनके पास सेल वॉल होती है। मेजर, अभी तुम लोग को याद होगा, मैं तुम लोग को कल पिछली क्लास में बताया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेजर डिफरेंस यही होता है कि प्लांट सेल के पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट, और एनिमल सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक, अब अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल, इसके पास क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। इसकी सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, कंपोजिशन क्या होता है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। दूसरी चीज क्या है कि जो हम लोग की सेल वॉल होती है, ठीक, इसका मेजर वर्क क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक, ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर ये काम करती है प्लांट सेल के लिए, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ये काम करती है प्लांट सेल के लिए। ये क्या होता है, सेल वॉल का फंक्शन होता है। एक और चीज इसके बारे में कि ये एक फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या है, ये एक फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन है। फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन का होने का मतलब कि ये सारे सब्सटेंसेस को अपने से थ्रू पास करने देती है। मैं भी पढ़ा चुकी हूँ कि फुल्ली परमिएबल मतलब क्या होता है। जितने भी सब्सटेंसेस होंगे, चाहे वो उसे जानता हो चाहे ना जानता हो, कोई मतलब नहीं, वो सबको पास करने देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा सेल है, प्लांट सेल की बात करूं, इसके बाहर मैंने क्या बनाई, इसके बाहर मैंने इसके बाहर मैंने क्या बनाई, ये बनाई इसकी सेल, इसके बाहर मैंने क्या बनाई, इसकी सेल वॉल बनाई। अब अगर मान लो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है, शुगर का मॉलिक्यूल है, कुछ आयंस हैं, ये पानी को भी अंदर सेल वॉल आने देगी, शुगर को भी अंदर आने देगी, आयंस को भी अंदर जाने देगी। लेकिन ये हम लोग की जो ब्राउन कलर से मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई है, ये सिर्फ और सिर्फ पानी को अंदर आने देगी। क्यों, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो समझ जाओगे, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी सेल वॉल है। सेल वॉल कैसी होती है, फुल्ली परमिएबल, सबको आने देगी। ये क्या है, हम लोग की सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है। ये कितनी चीजों को अपने से थ्रू पास करने देगी, सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को, जो कि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है। समझ में आई मेरी बात। अब आगे, ये हम लोग का सेल वॉल की बात थी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में नहीं होती है। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में नहीं होती, ये क्या होती है, और भी चीजों में प्रेजेंट होती है। जैसे कि हम लोग के बैक्टीरियाज हो गए, ठीक, जैसे कि क्या हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, फंगस हो गया, इनके सबके पास भी क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन उसका कॉम्पोजिट, अगर उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है तो फिर क्यों हम लोग उसको किसी भी प्लांट सेल के अंडर नहीं ले रहे, क्यों हम लोग ये नहीं कह रहे कि वो प्लांट सेल के ग्रुप के अंदर आ जा रहा है, इस वजह से क्योंकि प्लांट सेल का, इसीलिए मैंने यहाँ पे तुम लोग को कॉम्पोजिशन के बारे में बताया था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वो सेलुलोज का होता है प्लांट सेल की सेल वॉल। लेकिन अगर मैं कोई बैक्टीरिया की बात करूं, बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है। यहीं पे अगर मैं फंगस की बात करूं या फंगाई की बात करूं, इसमें जो इसकी सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है।
ठीक, किसकी बनी होती है, काइटिन की। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी में। बैक्टीरिया के बारे में तो नहीं, लेकिन फंगस के बारे में लिखा हुआ है कि फंगस की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी है, काइटिन की प्रेजेंट है। और ये चीज समझना जरूरी है कि क्यों हम लोग बैक्टीरिया और फंगस को प्लांट सेल में नहीं रख रहे हैं अगर हम लोग सेल वॉल की बेसिस पे डिवीजन करें तो, क्योंकि बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है, फंगस के पास भी सेल वॉल है, और प्लांट के पास, प्लांट सेल के पास भी सेल वॉल है। क्योंकि जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है उसके पास सेलुलोज प्रेजेंट है, ठीक। और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसका कंपोजिशन पेप्टिडोग्लाइकेन है। फंगाई का क्या होता है, काइटिन होता है। ये हम लोग का सिंपल सी सेल वॉल के बारे में चीजें थी। सारे सेल्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ कुछ टाइप के सेल्स के पास ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जैसे कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है ना, प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट है। ये उसका बेसिक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं, मैं सेल ऑर्गेनेलीज की अगर बात करूं, तो इसमें हम लोग सबसे ऑर्गेनेलीज स्टार्ट करने से पहले हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में भी बात कर लेते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है। पहली बात तो हम लोग का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म को। हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, एक फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग उसको एक फ्लूइड, एक सेकंड, क्यों कहते हैं हम लोग उसको एक फ्लूइड मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा लिक्विड या सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, अदर अदर टाइप के सब्सटेंसेस मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, अपना अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक। मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती है इसके अंदर। तो ये क्या होता है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रही हो, ऑर्गेनेलीज फ्लोट, ऑर्गेनेलीज फ्लोट इन साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनेलीज कहाँ फ्लोट करती है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। इसका एक और काम होता है, इट गिव्स स्ट्रक्चर टू अ सेल। जैसे कि इमेजिन करो, अगर कोई बलून है उसके अंदर कुछ भी नहीं भरा हुआ है, ना हवा ना पानी कुछ नहीं, तो वो कैसा होगा, लुजबुज लुजबुज, मतलब कुछ ऐसा ऐसा, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हमने उसको फुला दिया, उसके अंदर एयर या वाटर भर दी, तो उसका क्या हो जाता है, एक शेप हो जाता है। सेम सिमिलर चीज यहाँ पे भी है, क्या कि हम लोग का जो साइटोप्लाज्म होता है इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम ये है कि ये पहली बात तो ऑर्गेनेलीज को अपने अंदर फ्लोट करवाने देता है, एक फ्लूइड होता है। दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि एक सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक। इतना सा चीज थी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में और ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं जानना होता है, ठीक। नेक्स्ट चीज हम लोग कहाँ पहुंचे, नेक्स्ट चीज हम लोग पहुंचे न्यूक्लियस में, ठीक। नेक्स्ट चीज हम लोग की क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे समझो कि ब्रेन है। क्या है, ब्रेन है। न्यूक्लियस क्या है, हमारे सेल के लिए ब्रेन है। खुद सोचो, अगर हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता तो हम लोग को कितनी प्रॉब्लम होती है, हम लोग कुछ सोच नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते, कोई एक्शन नहीं ले पाते, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हमारे पास ब्रेन है। वैसे ही समझो सेलुलर लेवल पे सेल के पास न्यूक्लियस होता है, उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं उसे कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। अब अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस के काम की बात करूं, ठीक, तो जो न्यूक्लियस होता है इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, पहले हम लोग ये देखते हैं, ठीक। न्यूक्लियस के पास होता है, न्यूक्लियस के पास होती है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियोलस, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियो प्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, इतनी चीजें न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। तुम लोग मुझसे ये पूछ सकते हो क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होता है, क्या है क्रोमैटिन फाइबर। पहले मैं इन चीजों को एक बना के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक। अगर ये है हम लोग का सेल मेम्ब्रेन, मैंने डॉटेड इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या है, न्यूक्लियस को समझना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्चुअली में कुछ ऐसा होता है। मैंने न्यूक्लियस बहुत बड़ा बनाया है यहाँ पे जिससे तुम लोग को अंदर की चीजें भी दिखा सकते, ऐसे, ठीक। ये हमारे ये जो बीच में जगह है ये होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये क्या होते हैं, पोर्स, जो अंदर का जो भी सब्सटेंस है, जो चीजें बाहर निकलनी है न्यूक्लियस की, उसको बाहर निकलने में हेल्प करती है।
ठीक, सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पे अंदर जो न्यूक्लियस है तो यहाँ पे क्या होगा, एक न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, बाकी इसमें क्या है, ऐसे ऐसे क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा ओवरऑल न्यूक्लियस की बात। अब जो लिक्विड यहाँ प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसी को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या होगी, न्यूक्लियोलस। ठीक, और हाँ ये, हाँ ये क्या होगा हम लोग का, क्रोमैटिन फाइबर्स। ये क्या हुआ, न्यूक्लियस के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक, न्यूक्लियस में अगर हम लोग सबसे पहले क्रोमैटिन फाइबर्स की बात करें तो वो क्या होता है। ठीक, इस चीज को मैं हटा रही हूँ। अब हमें ये समझना है कि क्रोमैटिन फाइबर एग्जैक्टली क्या है। हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर है, तो क्रोमैटिन फाइबर एग्जैक्टली क्या कर रहा है। देखो, क्रोमैटिन फाइबर बनने के लिए भी कुछ चीजों की जरूरत होती है। तुम लोग को सबको पता होगा कि हमारी बॉडी में हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारी बॉडी को जो बना रहा है वो और कुछ नहीं होता है, वो होता है डीएनए। क्या है, डीएनए। हम सबकी बॉडी है, सबके पास अपना यूनिक डीएनए होता है। तुम सबको पता है, हम लोग को पता करना है कि हम लोग का पूर्वज कौन है, हम लोग के पेरेंट्स कौन है, किससे फॉर्मेशन हुआ हम लोग का, तो हम लोग किससे पता कर सकते हैं, डीएनए से पता कर सकते हैं। ठीक, तो डीएनए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर ये पूछ सकते हो डीएनए कहाँ प्रेजेंट है। अभी तो हम लोगों ने पूरा सेल पढ़ लिया, सेल में तो कहीं भी हम लोगों ने डीएनए की बात नहीं की। हम लोगों ने तो क्रोमैटिन फाइबर की बात की, हम लोगों ने बोला न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, डीएनए तो कहीं बोला ही नहीं। होता क्या है कि डीएनए जो है उसकी लेंथ बहुत लंबी होती है, 2.2 मीटर। और अगर मैं कोई सेल की बात करूं तो सेल तो माइक्रो 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर में होता है प्रेजेंट। ठीक, और उसका न्यूक्लियस तो और भी ज्यादा छोटा होता होगा, तो उसके अंदर क्या 2.2 मीटर लंबा, खुद सोचो, डीएनए रखना पॉसिबल है, खुला डीएनए रखना पॉसिबल है। ये डीएनए की लेंथ तब है जब वो ओपन, नहीं पॉसिबल है ना, कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डीएनए को हम लोग कैसे रख सकते हैं, खुद सोचो, घर में रस्सी होती है, पूरी से खुले थोड़ी घर में छोड़ दी जाती है, उसको बाइंड की जाती है ना किसी डंडी के थ्रू से। क्या करते हैं हम लोग, जैसे अगर ये डंडी है तो इसके राउंड क्या करेंगे हम लोग, उसको बाइंड करके रखेंगे। तो होता क्या है कि अगर हमारा डीएनए प्रेजेंट है खुला, हम लोग उसको नहीं रख सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली उसको बाइंडिंग कर देंगे। अब हाँ, तुम लोग को ये चीज शायद पता हो कि इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है, जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 90% सॉरी प्रोटीन। जो ह्यूमन बॉडी है वो 90% प्रोटीन की बनी, 90% से भी ज्यादा मैं कह सकती हूँ। हमारे हेयर में केराटिन प्रेजेंट होता है, हमारी मसल्स में मायोसिन प्रेजेंट होता है, बॉडी के इंटरनली तो और भी ज्यादा प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक, तो क्या है कि जो हम लोग का, हम लोग यहाँ पे बात करें डीएनए, इस डीएनए को भी बाइंड करने के लिए हम लोग एक प्रोटीन का हेल्प लेते हैं, जिस प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। ये प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड करके बनाता है क्रोमैटिन फाइबर्स। क्या बनाता है, क्रोमैटिन फाइबर्स। बाइंड करने के बाद भी, बहुत ज्यादा कॉइलिंग के बाद क्या बनाता है, क्रोमैटिन फाइबर बनाता है, जो कैसे दिखता है, ऐसे, जो हम लोग अभी देख पा रहे थे न्यूक्लियस के अंदर, ये क्रोमैटिन। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि क्रोमैटिन फाइबर के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। हमारा डीएनए क्या है, अ टाइप ऑफ क्रोमैटिन फाइबर के अंदर ही कंटेन है। बट क्रोमैटिन फाइबर में डीएनए के साथ एक और चीज प्रेजेंट होती है, जो कि और कुछ नहीं, प्रोटीन्स होते हैं। तो क्रोमैटिन फाइबर ही आगे जब सेल डिवीजन होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यही क्रोमैटिन फाइबर फर्दर क्रोमोजोम में टूटते हैं। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है हम लोग का। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, मतलब 23 इन पेयर होते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक, डीएनए प्रोटीन के साथ क्या बना रहा है, क्रोमैटिन फाइबर बना रहा है। डीएनए प्रोटीन के साथ क्या मिलके बना रहा है, क्रोमैटिन फाइबर बना रही है। क्रोमैटिन फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन और ज्यादा कंडेंस हो जाता है और वो क्रोमोसोम्स बना लेता है। और क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ही हमारा डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में
ट्रांसफर होता है। सिंपल सी बात, 10th में ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी अगर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आ रहा है तो, कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है, लेकिन प्रोटीन के साथ मिलकर वो एक क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्यों डीएनए ऐसी न्यूक्लियस के अंदर नहीं प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि डीएनए की जो लेंथ है वो बहुत लंबी है, 2.2 मीटर है। इतने लंबे डीएनए को हम लोग एक माइक्रो मीटर सेल में नहीं, एक माइक्रो जो 10⁻⁶ ऑर्डर का सेल है इसके अंदर नहीं रख सकते हैं, इसलिए ऐसी चीज होती है। ठीक, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं कि हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस समझ लिया, पोर समझ लिए, न्यूक्लियोप्लास्ट समझ लिया। ठीक है, क्रोमोसोम्स के बारे में भी समझ लिया कि जब बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है तो वो क्रोमोसोम्स बना लेता है। ठीक, क्रोमैटिन फाइबर भी समझ लिया। अगर मैं लिखना चाहूँ कि क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है, तो क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं ये होते हैं थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस। क्या होते हैं? थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस होते हैं ये। ठीक है, जो जिसके अंदर हम लोग का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, क्योंकि डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमारी बॉडी का जो भी डीएनए है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें और किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। डीएनए का काम तुम लोग को पता ही है। डीएनए का काम क्या है? जो भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफर करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर मैं ट्रांसफर करना चाहती हूँ तो उसके लिए, अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मैं ट्रांसफर करना चाहती हूँ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। कि वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म की जो भी हेरिडिटरी मतलब जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना ही हम लोग का डीएनए का काम होता है। ठीक है, अब क्या है, हम लोग का साइटोप्लाज्म हम लोग समझ चुके हैं, ये हम लोग की बेसिक चीजें थी, वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी जरूरी है किसी भी सेल के लिए। ठीक, अब क्या है, हम लोग को नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑर्गेनेलीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ईआर, गोल्गी, ठीक है, वैक्यूल्स, ठीक, लाइसोसोम्स, ठीक, और प्लास्टिड्स। ठीक है, वैक्यूल्स हो गया। ठीक, इतनी चीज हम लोग को पढ़नी है नेक्स्ट क्लास में। ठीक, बाकी अभी जो मैंने जितना पढ़ा है आज थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा पढ़ाई है, हाइपो हाइपर ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना, टॉपिक समझ में आ जाएंगे। कुछ बहुत एक्स्ट्रा मैंने नहीं पढ़ाया है, तो बस नोट्स रिवाइज कर लेना और ये रिवाइज कर लेना एनसीईआरटी। थैंक यू।